साथियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपको व्यवहारवाद की आलोचना और व्यवहारवादी क्रांति का महत्व राजनीति विज्ञान में क्या माना जाता है इसके बारे में अपना विवेचन प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया कि व्यवहारवादी आंदोलन क्या है, व्यवहारवादी आंदोलन का उद्भव किस तरह से हुआ, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन की बौद्धिक आधारशिला के कौन कौन से नियम बताए, इन पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया था। अब विद्यार्थियों में आपको ये प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यवहारवादी आंदोलन की भी आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि व्यवहारवादी आंदोलन तो पूर्णतः मूल्य निरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, तो फिर भी इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो विद्यार्थियों, तो आपको पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा पक्ष। परंपरागत राजनीति विज्ञान की भी आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना की गई और आधुनिक राजनीति विज्ञान की भी आलोचना की गई। अब इसी तरह से व्यवहारवादी आंदोलन की भी आलोचना की जाती है। तो हम उन बिंदुओं का विवेचन करेंगे जिसके आधार पर कि व्यवहारवादी आंदोलन की आलोचना क्यों की जाती है, किस आधार पर की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार है जैसे कि व्यवहारवादियों ने असाहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। यह माना गया, आलोचक मानते हैं कि व्यवहारवादी लेखन साहित्यिक दृष्टि से कैसा है, सुंदर नहीं है, रोचक नहीं है, क्योंकि इसकी शब्दावली अपरिचित है। इसमें नए संप्रत्ययों और रूखी वाक्य रचना का प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर असाहित्यिक भाषा के आधार पर व्यवहारवादी आंदोलन की आलोचना की जाती है। दूसरा, अत्यधिक शब्दाडंबर, यानी कि इसमें व्यवहारवादी विचारकों ने भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, इसलिए ये माना जाता है कि ये केवल शब्दों के आडंबर के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे वकील निरर्थक दलीलें देकर अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। इसलिए परिणाम क्या होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़प कर रह जाती है। जैसा कि डॉक्टर SP वर्मा ने कहा कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फुहड़ शब्दजाल अपरिष्कृत कर लिया है। दूसरा, व्यवहारवाद में प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल दिया गया है। जब परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और ये शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। उनकी शिकायत है कि व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना सारा समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में ये छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। व्यवहारवाद की यह कहकर मूल्य निरपेक्षता के आधार पर भी आलोचना की जाती है, क्योंकि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वो निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए उनके दृष्टि में नैतिक आदर्शों का कोई महत्व नहीं है। उनका विश्वास केवल तथ्यों में है। वो ये विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, ना कि क्या होना चाहिए। और सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। जैसे कि राजनीति विज्ञान में उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता आदर्श मूल्य हैं। जब कोई शोधकर्ता अपनी शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में अपने मूल्यों, हितों और जिज्ञासाओं से प्रभावित होता है और उसका व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं उसके निष्कर्षों को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए सिबली ने माना कि राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त संकल्पनाओं के बिना आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ है कि व्यवहारवाद के इस युग में राजनीति विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञानों के विद्वानों के हाथ में चला गया है। और व्यवहारवाद की एक आलोचना की जाती है कि लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास है, जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का समान अवसर प्राप्त होता है। और व्यवहारवाद की एक आलोचना की जाती है कि इसकी अनुभववादी धारणा एकांगी है, क्योंकि व्यवहारवादी मानते हैं कि हम अपने समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहें, क्यों हमें प्लेटो और अरस्तू, रूसो और मैकियावेली के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। हम अपने निष्कर्षों को अपने अनुभव पर आधारित करें। इसलिए व्यवहारवाद की अनुभववादी धारणा की भी एकांगी अनुभववादी धारणा की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि यदि राजनीति विज्ञान को अनुभववादी विज्ञान बना दिया गया तो यह एक एकांगी दृष्टिकोण युक्त बनकर रह जाएगा और बंद समाजों के लिए भी व्यवहारवादी अध्ययन अनुपयुक्त है।
बंद समाजों के अध्ययन के लिए भी व्यवहार अध्ययन का अनुपयुक्त माना गया है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने जो शोध और सिद्धांत के लिए जिन तकनीकों को अपनाया उनका प्रयोग बंद समाजों में नहीं है। अर्थात बंद समाज मतलब जैसे अधिनायकवादी समाज, तानाशाही व्यवस्था वाले समाजों में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है। यदि सर्वेक्षण की इजाज़त भी मिल जाती है तो भी लोग सही उत्तर देंगे ही, इसका उत्तर नहीं देंगे, इससे सारा सर्वेक्षण गलत हो जाएगा। साथ ही साथ व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति खर्चीली पद्धति भी मानी जाती है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए हैं। इसमें सर्वेक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना और विश्लेषण करने की जो तकनीक अपनाई गई है उससे अमेरिका जैसे देशों में भी घबराहट उत्पन्न हुई और व्यवहारवादी शोध के नाम पर विश्वविद्यालयों को अरबों डॉलर अनुदान मिला, लेकिन अनुदान समाप्त होने पर यह आंदोलन मृत्युप्राय ही हो गए और मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन संभव नहीं है। इसी के साथ साथ व्यवहारवाद की एक आलोचना की जाती है कि व्यवहारवादियों ने अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारा। जैसे कि सिबले ने लिखा है कि राजनीतिक अध्ययन के यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी आज क्या है, कल क्या था और भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परिकल्पना के राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से ही सहायता लेनी पड़ेगी। और व्यवहारवादी अध्ययन की एक आलोचना की जाती है कि इसमें जो सूक्ष्म अध्ययन किया गया और सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उनको वृत्त स्तर पर लागू करने की समस्या है, यानी कि उनको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृत्त विश्लेषण के माध्यम से पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है और सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को हम वृत्त आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास करेंगे तो हमारा प्रयास कितना तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक होगा, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते। जैसे कि एक छोटे से गांव के मतदाताओं के व्यवहार और विचारों का हम अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालेंगे और उन निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे छोटे गांव के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण वृत्त या बड़े वृत्त सामाजिक इकाइयों पर लागू करने से कितने वैज्ञानिक होंगे, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते। अब ये तो व्यवहारवाद की आलोचना। अब व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान था, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। डेविड ईस्टन मानते हैं कि व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का सूचक है। इसलिए हम व्यवहारवाद के योगदान को व्यवहार के योगदान को कुछ बिंदु इनके आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला इसका महत्व यही माना जाता है राजनीति विज्ञान में कि व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि सभी को बदल दिया और इसके प्रभाव से वह न केवल राजनीति विज्ञान बन गए बल्कि राजनीति का विज्ञान बन गया है और राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति और नवीन दिशाएं व्यवहारवादी आंदोलन ने ही प्रदान की हैं। और व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जहाँ राजनीति वैज्ञानिकों ने केवल मूल्यों और आदर्शों को महत्व प्रदान किया था, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है और उसने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए। और व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई पद्धतियाँ और मापन के नए साधन विकसित किए। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विधियाँ, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्ष राजनीति शास्त्र द्वारा पूर्णतः आत्मसात कर लिए गए हैं और नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। इसलिए हॉस और बेकर ने कहा कि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के द्वारा उन अभिशप्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे थे। परंपरागत साहित्य से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को समायोजन करने और वैकल्पिक प्रतिमानों को खोज निकालने, एक ऐसी तकनीकी भाषा का विकास करने जिसमें शब्दों को सुविज्ञपूर्ण व्याख्या की जा सके और एक ऐसे सुसंबद्ध परिचित सिद्धांतों को निर्माण करने में जो नीति निर्माण के लिए उसके काम में सहायक हो। परंतु इन सब कमियों के बावजूद भी इन लोगों ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी निद्रा से जगा दिया था
और उसमें शोध के लिए नए आयामों को खोजा था और नई तकनीकों का विकास किया था। इसलिए व्यवहारवादी आंदोलन का राजनीति विज्ञान में योगदान महत्वपूर्ण है, हम इस तथ्य से नकार नहीं सकते हैं। अब विद्यार्थियों, आज अगले व्याख्यान में मैं आपको उत्तर व्यवहारवाद क्या था, उत्तर व्यवहारवाद वो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न आंदोलन था जिसमें